महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा के समीप ऐतिहासिक नगरी पद्मपुर है। इसी पद्मपुर नगरी में महाकवि भवभूति का जन्म हुआ और विश्व साहित्य और काव्य समीक्षाओं के इतिहास में कालिदास और भवभूति संस्कृत साहित्य मंडल के दो जाज्वल्यमान नक्षत्र माने गए हैं। भवभूति ने महावीर चरित, मालती माधव एवं उत्तर रामचरित इन 3 नाट्य ग्रंथों की रचना 8वीं सदी में की। आज भी भवभूति के जन्मभूमि में प्राचीन मूर्तियां और बहुत कुछ इतिहास छुपा है। चलिए देखते हैं। भवभूति के माता का नाम जातुकर्णी और पिता का नाम नीलकंठ था। उनका गोत्र काश्यप और कुल नाम उदुम्बर था। 8वीं सदी में महाकवि भवभूति का जन्म गोंदिया जिले के ग्राम पदमपुर में हुआ और उन्हीं महाकवि के ऊपर भवभूति रिसर्च एकेडमी, जो कि गोंदिया के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ओसी पटले सर चलाते हैं। सर, कौन थे महाकवि भवभूति? महाकवि भवभूति यह 8वीं सदी में हुई और कवि कुलगुरु कालिदास के समकक्ष माने जाते हैं। और इन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र इन ग्रंथों की और अनेक सुभाषितों की रचना की। इनका जन्म पद्मपुर में हुआ और ऐसा माना जाता है, महावीर चरित्र में जो वर्णन आया उसको ध्यान में रखते हुए, कि महावीर चरित्र नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने इसी पद्मपुर परिसर में रहकर की थी। परंतु महावीर चरित्र इस ग्रंथ की समकालीन विद्वानों ने प्रशंसा नहीं की, उसे सराहा नहीं, और इसके कारण भवभूति काफ़ी निराश हुए। परंतु उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास था कि उनके द्वारा रचित महावीर चरित्र एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी रचनाओं को चाहने वाले दुनिया में कहीं न कहीं होंगे ही, या अभी नहीं होंगे तो भी। काल अनंत है, पृथ्वी विपुल है, और वो कहीं न कहीं चाहने वाले इसके निर्माण होंगे। और इसके बाद वे यहाँ से ग्वालियर से 42 किलोमीटर पर पदम पवाया नगरी है, तो पदम पवाया अपने गुरु के पास चले गए। भवभूति के गुरु ज्ञाननिधि थे और वो प्रकांड विद्वान थे और ब्रह्म के ज्ञाता थे। वहाँ रहकर उन्होंने मालती माधव इस नाट्य ग्रंथ की रचना की। मालती माधव ये इस नाट्य ग्रंथ में मालती और माधव इनकी प्रेम कथा आई है, और इसके बाद उन्होंने उत्तर रामचरित्र की रचना की। भवभूति के मालती माधव इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि दक्षिणापथ के विदर्भ का पद्मपुर यह उनकी जन्मस्थली है, मगर पूरे विदर्भ में कुल मिला के 6 पद्मपुर नामक गांव है। इन 6 गांवों में भवभूति का जन्म कौन से पद्मपुर में हुआ, यह प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। मगर गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में आने वाले पद्मपुर में पुरातन मूर्तियां और कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। इसीलिए संस्कृत के विद्वान प्राध्यापक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के संशोधक डॉक्टर वी मिराशी ने इसे ही भवभूति की जन्मस्थली सुनिश्चित किया है। अकोला के प्राप्त हुए ताम्रपट से ज्ञात होता है कि भवभूति के समय यह राष्ट्रकूट सामंत राजा की राजधानी थी। पद्मपुर में आज भी भवभूति कालीन अनेक जैन मूर्तियां
हिंदू मंदिर तथा जैन मंदिर के अवशेष प्राप्त है। ज्ञानमल जी जैन आए थे 2003 में, यहाँ पर भेंट दी थी और वो वास्तुशास्त्र के थे लखनऊ के, और उनको अच्छा नॉलेज था पुरातात्विक अवशेषों का। तब उन्होंने ये बताया कि ये जो अवशेष है 7वीं 8वीं सदी के पहले के ही है, और महाकवि भवभूति जब हुए तब ये सारे जो अवशेष है ये एक वास्तु के रूप में यहाँ अस्तित्व में रहे होंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई और वो मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ पाई जाती है विपुल मात्रा में, उस आधार पर ये बताया उन्होंने कि 7वीं 8वीं सदी में पद्मपुर एक धर्ममय नगरी थी और ये हिंदू धर्मियों का जैसा तीर्थ स्थान था वैसे ही जैन धर्मियों का भी तीर्थ स्थान था, और जैन धर्मी निश्चित रूप से यहाँ हमेशा बार बार भेंट दिया करते थे उस समय। यहाँ की सभी मूर्तियाँ अप्रतिम परंतु क्षतिग्रस्त है। यहाँ की शंकर जी की मूर्ति आज भी नागपुर के म्यूजियम में स्थित है। साहित्य में रसों को साहित्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य के 9 रस है। कालिदास श्रृंगार रस के रसराज कहा जाते हैं, मगर भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस कहा है। उन्हें करुण रस का आचार्य भी माना जाता है। उत्तर रामचरित्र यह करुण रस प्रधान ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में उन्होंने एक नया सिद्धांत, रसशास्त्र का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि नवरसों में प्रमुख रस करुण रस ही है। करुण रस में यदि कोई भी रचना की जाए तो सभी रस उसमें से आपस प्रस्फुटित होते हैं। इसके पहले तक श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता था और महाकवि कालिदास ने जो रचनाएं की वो अधिकतर श्रृंगार रस में है, परंतु भवभूति ने एक श्रेष्ठ स्थान करुण रस को दिलाया अपने सिद्धांत के द्वारा, और रसशास्त्र में उनके इस सिद्धांत के कारण क्रांति आई। और मैंने भी अनुभव किया साहित्य के क्षेत्र में करुण रस में मैंने लिखान किया और करता हूँ हृदय स्पर्शी लिखान, और लोगों के द्वारा वो सराहा जाता है। अपने प्रारंभिक जीवन में भवभूति को कालिदास के समान राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी अदम्य आशावाद एवं आत्मविश्वास के कारण वे कालिदास की ऊंचाई को छू सके। सर, महाकवि भवभूति ने इतने सुंदर कार्य किए तो उस समय में उनको कोई राजाश्रय मिला क्या? अच्छा, तो इधर जब उपेक्षा हो गई पदमपुर की तरफ तो वो सीधे चले गए पदमपुर आया ग्वालियर के पास अपने गुरु के आश्रम में, वहाँ मालती माधव की रचना की। उसके बाद में उन्होंने उत्तर रामचरित्र की रचना की और बाद में वे एक उत्तर भारत में कालपी नामक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने अपने नाटकों का मंचन किया और तब भवभूति की ख्याति सारे भारत भर फैली। और बाद में कन्नौज के राजा यशो वर्मा ने उन्हें आमंत्रित किया और सभा कवि बनाया। तो उत्तरावस्था में, भवभूति के जीवन के उत्तरावस्था में उन्हें कन्नौज नरेश यशो वर्मा के द्वारा राजाश्रय प्राप्त हुआ। महाकवि भवभूति की देश विदेश में ख्याति है एवं उनके काव्य की सारी दुनिया कायल है, मगर उनके जन्मस्थान के परिसर में ही लोग महाकवि भवभूति के कार्यों से अपरिचित है।
सर सारे देश विदेश में महाकवि भवभूति की ख्याति है, उनका जो लेखन है, काव्य है, पूरी दुनिया उनकी कायल है। मगर उन्हीं के जन्मस्थान के आस पड़ोस में ही महाकवि भवभूति की लोगों को जानकारी नहीं है। सर ऐसा क्यों? देखिए, महाकवि भवभूति तो विश्वविख्यात महाकवि है, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान महाकवि है। महाकवि कालिदास के समकक्ष महाकवि समीक्षकों ने माना है। और साहित्य के क्षेत्र में तो सभी महाकवि भवभूति को जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनकी रचनाओं को जानते हैं, परंतु उनकी जन्मस्थली का जो परिसर है, इस परिसर में ही भवभूति को नहीं जानते। इसका कारण यह है कि स्थानीय लोग जो होते हैं अड़ोस पड़ोस के, इनको मूर्त रूप में कुछ तो भी दिखना चाहिए। और महाकवि भवभूति का स्मारक या यहाँ पर जो प्राचीन अवशेष है, उनका संग्रहालय, ऐसी चीज़ें जब बने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में जब विकसित किया जाए पद्मपुर को, तब आपको आप महाकवि भवभूति को ये स्थानिक जनमानस जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, समझने लगेगा और उनके विचारों से प्रभावित होगा, और इसी में उसकी भलाई है। पद्मपुर में एक नाथ बाबा पहाड़ी भी है। इसी पहाड़ी पर सन 1960 में स्थानीय लोगों को 3 पुरातन सिक्के मिले थे, जिसमें एक पर श्री राम जानकी, दूसरे पर महावीर तथा तीसरे पर पारसनाथ के चित्र तथा नाम अंकित है। चलिए देखते हैं नाथ बाबा की पहाड़ी को। हिंदू देवी देवताओं की तथा जैन धर्मों की इतनी सारी मूर्तियां देखकर यहाँ दोनों धर्मों की धर्मनगरी होंगी, तथा आज भी अगर उस जगह को खोदे तो वहाँ से जैन अवशेष प्राप्त होंगे, यह इतिहासकारों का कहना है। सर भवभूति का जन्म स्थान आज भी उपेक्षित है। जिस हिसाब से उन्होंने ये महाकाव्य लिखकर सारी दुनिया को जानकारी दी, तो उनके जन्मस्थल का भी विकास होना चाहिए था। ये जो जानकारी है, जैन मूर्तियां है, ये भी समस्त भारत को दिखना चाहिए था, मगर आज भी कहीं ना कहीं उन इतिहास दबा है। सर इस इतिहास को बाहर लाने के लिए शासन ने, सरकार ने या फिर लोगों ने क्या करना चाहिए? ये भवभूति एक प्रकार से यहाँ उपेक्षित अवस्था में ही हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी जन्मस्थली के विकास के लिए जो कार्य सरकार ने करना चाहिए उतना
कर पाने में वह विफल रही है। और हमारी बहुत पहले से ही मांग है, हमेशा हम ये मांग करते रहते हैं हम लोग कि भभूति स्मारक बनना चाहिए यहाँ पर। और उसी प्रकार ये जो जितने प्राचीन मूर्तियाँ हैं, प्राचीन अवशेष है यहाँ पर, तो ये अमूल्य धरोहर है हमारे इतिहास की, हमारे भारतवर्ष की। तो इनके संरक्षण के लिए संग्रहालय बनाना चाहिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में पदमपुर को विकसित करना चाहिए। जैन मूर्तियाँ विपुल मात्रा में हैं, उस स्थान के नीचे जैन मंदिर होना चाहिए और सरकार ने इसकी खुदाई करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ जैन मंदिर पाया जाएगा। मैं महावीर अजमेरा बोल रहा हूँ। यहाँ आमगांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जैनियों के करीब 5 मंदिर है, 5 मंदिरों के अवशेष है। यहाँ से अच्छी मूर्तियाँ उठा के ले गए लोगों ने। यहाँ आदिनाथ भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ हैं, करीब 4 फीट के करीब की, 3.5-4 फीट की प्राचीन मूर्तियाँ हैं। वो उसकी ज़मीन के अंदर में आज भी मंदिर है। पद्मपुर में भभूति स्मारक तथा प्राचीन जैन तीर्थ का जीर्णोद्धार यह इस समय की प्रमुख आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से न केवल पद्मपुर बल्कि इस संपूर्ण क्षेत्र का सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास अधिक गतिमान होगा।